नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। एक दिन मैं वीडियो बनाने के लिए कहानियों का रिसर्च कर रहा था। बहुत सारी कहानियां मेरे सामने से गुजरी, लेकिन जब ये कहानी आई और इस कहानी के बारे में मैंने जाना तो मेरे दिल को छू गई। गजब का दर्द छुपा है। आप भी अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। ये दर्द भरी कहानी आपको हिला कर रख देगी। 23 जून 2018 थाईलैंड में वाइल्ड फोर्स जूनियर फुटबॉल टीम रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी की उम्र 11 से 16 के बीच थी। इसी दिन इनमें से एक बच्चे का बर्थडे भी था। सभी बच्चों ने प्रैक्टिस सेशन के बाद थाम लुआंग केव जाने का प्लान बनाया। सभी बच्चों ने इस प्लान में अपने असिस्टेंट कोच एकापोल चाथावंग को भी शामिल कर लिया, जिसकी उम्र महज 25 साल ही थी। असिस्टेंट कोच और 12 बच्चे अपनी अपनी साइकिल से थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। ये सभी अपनी अपनी साइकिल, जूते, बैग और खेलने की सामान बाहर छोड़कर केव में घुस जाते हैं। यह केव थाईलैंड और म्यांमार की सीमा के बीच बादलों से घिरे डोई नांग नॉन पहाड़ के नीचे मौजूद है। यह गुफा करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें पेचीदा सुरंगें, बेहद तंग रास्ते और घुमावदार गहरी खाइयां हैं। वैसे ये बच्चे पहले भी कई बार इस केव में एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन आज का दिन बच्चों की जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक भूचाल था जो उन्हें मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, बच्चे जैसे ही केव के अंदर घुसे, बाहर तेजी से बारिश होने लगी। केव के अंदर होने के कारण बच्चों को बारिश का कुछ पता नहीं था। केव के अंदर पानी तेजी से घुसने लगा। पानी को देखकर बच्चों को मालूम हुआ कि बाहर तो बारिश हो रही है। पानी इतनी तेजी से केव में जा रहा था कि बच्चों को पानी के बहाव के विपरीत वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं था। बच्चे पानी से बचने के लिए केव के अंदर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। जाने अनजाने में बच्चे केव के अंदर 4 किलोमीटर तक पहुंच गए। केव के अंदर के गहरे पेचीदा तंग रास्ते, ऊंची नीची ढलान, बेहद कम हवा वैसे ही इस केव को खौफनाक बनाकर रखी थी। ऊपर से बारिश का पानी बाढ़ के रूप में पूरी केव को अपनी जद में ले लेता है। पूरे बच्चे केव के अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इधर बच्चों के टाइम पर वापस न आने की वजह से बच्चों के पेरेंट्स बेहद परेशान थे। तभी पेरेंट्स बच्चों के मेन कोच नफरत काथावांग को फोन लगाते हैं। मेन कोच को भी बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि बच्चों ने इस पूरे प्लान को सीक्रेट रखा था। अब मेन कोच, असिस्टेंट कोच और सभी बच्चों को फोन लगाते हैं। सभी बच्चों का फोन आउट ऑफ रीच बता रहा होता है। हेड कोच भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक किस्मत से इनका फोन 13 साल के बच्चे संगपोन काथावांग को लग जाता है। हम आपको बता देते हैं कि यह बच्चा भी जूनियर फुटबॉल टीम का ही हिस्सा था, लेकिन यह बच्चा प्रैक्टिस सेशन के बाद केव में न जाकर सीधे वापस घर लौट आता है। अब हेड कोच इस बच्चे से उन सभी बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। अब यह बच्चा पूरी बात हेड कोच को बता देता है। अब जैसे ही पेरेंट्स को हेड कोच के माध्यम से बच्चों के बारे में
खबर मिलती है, पूरे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। सभी पेरेंट्स हेड कोच के साथ तेज बारिश में ही केव के पास पहुंचने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ दूर ही थे, तभी देखते हैं कि केव के एंट्रेंस पर साइकिल, जूते और सामान वैसे ही पड़े हुए हैं। अब सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों का नाम लेकर तेजी से बारिश में पुकारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, बारिश में इन पेरेंट्स की टूटी फूटी आवाजों के गूंजने के अलावा कहीं पर बच्चों का नामो निशान नहीं था। अब जैसे ही ये पेरेंट्स केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, दोस्तों, पेरेंट्स के पैर से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरी केव पानी से लबालब भर चुकी है। अब पेरेंट्स को समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है कि उनके सभी बच्चे इस केव में फंस चुके हैं। इसके बाद शुरू होता है इन 13 बच्चों की खोज का एक ऐसा इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशन जिसका हिस्सा दुनिया के 17 देश होते हैं। दुनिया भर के 100 एक्सपर्ट केव डाइवर्स, 2000 सोल्जर्स और 10,000 वॉलंटियर्स इस मिशन में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। यह इंसिडेंट कई हफ्तों के लिए पूरी दुनिया की मीडिया का टॉप हेडलाइंस बन चुका था। पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी थी। इस मामले की जानकारी पेरेंट्स के द्वारा सबसे पहले पार्क ऑफिशियल्स और पुलिस को दी जाती है। अब ये लोग फॉरेन सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। लोग केव के अंदर नेटवर्क नहीं होने की वजह से बच्चों से किसी तरीके का मोबाइल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाहर के लोगों को यह पता तक नहीं था कि केव के अंदर बच्चे अभी तक जिंदा हैं कि नहीं। यदि बच्चे जिंदा भी हैं तो क्या आगे बिना खाने और पानी के इस खतरनाक अंधेरी गुफा में कब तक सरवाइव कर पाएंगे? इन डरावने सवालों के बीच लगातार तेज बारिश ने सबको झकझोर करके रख दिया था। सबसे मुसीबत की बात यह थी कि अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही हुआ था। यह मानसून लगभग 3 से 4 महीने चलने वाला था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कई रेस्क्यू टीम्स और थाई नेवी को इस मिशन से जोड़ लिया। हजारों की तादाद में लोग वॉलंटियर्स बनकर मदद करने के लिए पहुंचने लगे। केव के बाहर रेस्क्यू बेस कैंप बन गया। यहां पर मौजूद सभी लोग बच्चों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार। इसी बीच पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पेरेंट्स की हालत तब और खराब हो गई जब पहली रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाकर कुछ देर में ही वापस लौट आई। दोस्तों, इस रेस्क्यू टीम द्वारा यह पता चला कि केव के अंदर एक चेंबर के पास बच्चों के फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन बच्चों का वहां नामो निशान नहीं है। जिससे अंदाजा लगाया गया कि बच्चे इस केव में अंदर चले गए होंगे, लेकिन कितनी दूरी तक गए होंगे इसका कोई जानकारी किसी को नहीं थी। बढ़ते बारिश के पानी ने डाइवर्स को केव के अंदर जाना मुश्किल कर दिया था। केव के अंधेरे में मटमैले पानी में डाइवर्स को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर पानी केव की छत को टच कर रहा था। थाई नेवी के लोग ये डाइवर्स इतने नहरों में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ओपन सीज में ट्रेन किया गया था।
बारिश के बढ़ते हुए पानी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। अब इंजीनियर्स पंप्स और पाइप्स के माध्यम से 10,000 लीटर पर घंटे के रेट से पानी को केव से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, बारिश की वजह से जितना पानी केव से निकाला जा रहा था, उससे ज्यादा तो पहाड़ों और अगल बगल से पानी उस केव में फिर से घुस जा रहा था। अब हजारों लोग केव के अंदर आते हुए पानी को जगह जगह ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। फिर भी ब्लॉक को तोड़कर पानी केव के अंदर आता ही रहा। इसलिए अब रेस्क्यू टीम कई हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहाड़ों पर केव के अंदर एंट्री पॉइंट ढूंढने लगे, ताकि वहां पर ड्रिल करके ड्रोन की मदद से बच्चों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। लेकिन यह कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। बारिश का पानी और इस केव की मुश्किल बनावट रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज बन चुकी थी। रेस्क्यू टीम की हर तरीके की कोशिश चौपट हो जा रही थी। इसी दौरान एक अच्छी खबर यह थी कि एक ब्रिटिश केव डाइवर बर्नोन अंसवर्थ इस समय वहीं पर मौजूद थे। पिछले कई सालों से वो थाईलैंड में ही रह रहे थे। उन्हें 40 सालों का केव डाइव का विशाल एक्सपीरियंस था। वे इस केव को कई बार एक्सप्लोर भी कर चुके थे। जब उन्हें इस इंसिडेंट का पता चला तो खुद ही इस केव में जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, केव में ये कुछ ही अंदर जा सके, क्योंकि इस केव का टेढ़ा मेढ़ा पेचीदा रास्ता और बारिश का पानी जो बाढ़ का रूप ले चुका था, इन्हें और अंदर जाने में काफी मुश्किल खड़ा कर दिया। अब वो समझ चुके थे कि इस ट्रिकी सिचुएशन के लिए किसी बेहद एक्सपर्ट केव डाइवर की ही जरूरत होगी। अब वर्नोन ने तुरंत थाई गवर्नमेंट से अनुरोध किया कि वे लोग ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिलिंग से कांटेक्ट करें और वहां से किसी बेहद एक्सपर्ट केव डाइवर को बुलाया जाए। इसी बीच दोस्तों, इस केव में बच्चों को पूरे 4 दिन बीत चुके थे। इन 4 दिनों के संघर्ष और बच्चों के केव में फंसे होने की कहानी पूरी दुनिया देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और भारत समेत कुल 17 देश इस मिशन में जी जान से लगे हुए थे। कोई एक्सपर्ट को भेज रहा था, कोई इंजीनियर्स को भेज रहा था, कोई हेलीकॉप्टर्स दे रहा था। अब धीरे धीरे कुछ आशाएं जागने लगी थी, लेकिन अब 8 दिन बीत चुके। इन 8 दिनों के बाद फिर से यही दिल दहला देने वाला सवाल उठ रहा था, क्या ये बच्चे इस केव में अभी तक जिंदा होंगे? ये डरावना सवाल सबकी आंखों को नम कर दे रहा था। पूरी दुनिया, यहां पर उपस्थित सभी लोग, एक एक लोग अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे। 1 जुलाई 2018 का दिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में एक मोड़ ला दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ठीक 9वें दिन बादलों को चीरते हुए सूर्य आसमान में निकल आया। यह सूरज एक उम्मीद की किरण लेकर आया। बारिश बंद हो चुकी है, मौसम साफ हो चुका था। पंप के माध्यम से केव के एंट्रेंस पॉइंट से लेकर 700 मीटर एरिया तक का पानी बाहर निकाला जा चुका था। वाटर लेवल काफी कम हो चुका था। सिचुएशन को सुधरता देख चियांग राय के गवर्नर और इस
रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड नारंगसक ओटाना कून ने थाई नेवी और ब्रिटिश केव डाइवर्स को अलर्ट कर दिया। वैसे ही ये लोग प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम करके एक एक कदम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ाते जा रहे थे। 700 मीटर एरिया तक वाटर लेवल कम हो चुका था, जिसकी वजह से ये लोग 700 मीटर पर एक ऑपरेशन बेस बना दिया। इस ऑपरेशन बेस का नाम चेंबर 3 रख दिया। चेंबर 3 से ही सभी ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाने लगा। सभी केव डाइवर्स चेंबर 3 से ही अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी पेचीदा रास्ता, ऊपर से जीरो विजिबिलिटी वाला पानी काफी मुसीबत बनकर खड़ा था। सभी केव डाइवर्स जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे रस्सी छोड़ते जा रहे थे ताकि उन्हें वापस आते समय रास्ता आसानी से मिल जाए। इसी बीच इस केव में कोई सुरंगें निकल रही थी, जिसकी वजह से सभी केव डाइवर्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना था। सभी केव डाइवर्स ये अनुमान लगा रहे थे कि बच्चे किसी ऊंचे स्थान पर ही रुके होंगे। इसी बीच जॉन वेलेंटिनाउ नाम के एक केव डाइवर ने अनुमान लगाया कि वो ऊंचा पॉइंट पटाया बीच हो सकता है। जब ये जॉन वेलेंटिनाउ पटाया बीच पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी बच्चों का नामो निशान तक नहीं था। वैसे भी ये रेस्क्यू टीम बच्चों के जिंदा होने की पॉसिबिलिटी 10% ही मानकर चल रही थी। पटाया बीच पर बच्चों के ना मिलने से केव डाइवर्स बेहद निराश हो चुके थे। फिर भी ये केव डाइवर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सफर में सबसे आगे थे जॉन वेलेंथाइन और रिक इंस्टेंटन। इन दोनों के ऑक्सीजन टैंक में अब ऑक्सीजन की इतनी मात्रा नहीं बची थी कि वे लोग आगे जाकर वापस लौट सकें। इस बीच इन दोनों ने सूझबूझ के साथ काम लिया। एयर सप्लाई को कम करके संयम से एयर सप्लाई का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ते गए। पटाया बीच से 400 मीटर दूरी तय करने के बाद उन्हें इंसानों की गंध महसूस हुई। जब वो अपने मास्क को हटाकर टॉर्च जलाया तो ऊंचाई पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे पूरी दुनिया पिछले 10 दिनों से इंतजार कर रही थी। कहां वह बच्चे जिंदा मौजूद थे। 10 दिनों तक अंधेरी केव में बिना खाने पानी के सभी बच्चे सरवाइव कर गए। जैसे ही यह खबर बाहर रेस्क्यू टीम को लगी, सभी लोग राहत की सांस ली। परिवार वालों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले ही दिन से सभी परिवार वाले अपने अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब मीडिया के माध्यम से ये पूरी खबर पूरी दुनिया को लगी तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर कैसे ये 13 बच्चे पिछले 10 दिन तक बिना खाने पानी के जिंदा रह गए। इन बच्चों के इतने दिनों तक सरवाइव करने में सबसे बड़ा योगदान इनके असिस्टेंट कोच एकापोल चातावांग का था। एकापोल असिस्टेंट कोच बनने से पहले पिछले 1 दशक तक बुद्धिस्ट मोंक रहा था। एकापोल सभी बच्चों को रोज मेडिटेशन करवाता था और शांत रहने और मूवमेंट ना करने के लिए प्रेरित करता था ताकि बच्चों की एनर्जी लॉस ना हो, एनर्जी कंजर्व ही रहे। ये सभी बच्चे
बिना खाए रहते थे, लेकिन पानी पीने के लिए ये सभी बच्चे केव की दरारों से जो पानी टपक रहा था बूंद बूंद करके, उसी को पिया करते थे और उसी पानी से अपने आप को लगातार सुरक्षित रख रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में 25 साल के एका पोल ने बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद तो की ही, इसके अलावा बच्चों में ये आत्मविश्वास भी भर दिया कि हम लोग एक न एक दिन जरूर बाहर जाएंगे। अब बच्चों के जिंदा मिलने के बाद रेस्क्यू टीम कंबल, खाना, पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में बच्चों के मिलने की खुशी थी। रेस्क्यू टीम को बच्चे तो मिल गए, लेकिन उनके सामने एक बड़ा टास्क था। आखिर बच्चों को कैसे केव के अंदर 4 किलोमीटर से बाहर लाया जाए। अब एक्सपर्ट बच्चों को बाहर निकालने के लिए प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ एक्सपर्ट ने प्लान बनाया कि बच्चों को वहीं पर 6 महीने तक रखा जाए केव में ही। जब मानसून खत्म हो जाएगा, बारिश खत्म हो जाएगी और केव का पानी सूख जाएगा, तो बच्चों को आसानी से केव से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन बच्चों को उस केव में 6 महीने तक सुरक्षित रखना आसान नहीं था। जब उस केव का ऑक्सीजन लेवल मापा गया तो 15% ही था, जबकि किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए वायु में, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन रहना जरूरी है। 15% ऑक्सीजन लेवल पर बच्चे 1 महीने तक ही आसानी से जिंदा रह सकते हैं। यदि वो फिजिकली जिंदा रह भी गए तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस प्लान को तुरंत कैंसिल कर दिया गया। अब एक्सपर्ट के द्वारा दूसरा प्लान यह बनाया गया कि क्यों ना एक ड्रिल करके टनल बनाया जाए और वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, जैसे 2010 में चिले माइनर्स को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ अजीब थी, जो कि दूसरा प्लान भी कैंसिल कर दिया गया। यह इंसिडेंट वर्ल्ड फेमस हो चुका था। इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफी तेज हो चुकी थी। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लान अपने तरफ से सुझा रहे थे। इसी बीच स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी एक प्लान सुझाया। उन्होंने कहा कि यदि सभी बच्चों के साइज के एक एक सबमरीन तैयार कर दी जाए और उस सबमरीन में लेकर एक एक बच्चों को बाहर लाया जाए। लेकिन थाम लुआंग केव के सिचुएशन के हिसाब से रेस्क्यू टीम ने इसे अनप्रैक्टिकल मान लिया और इस प्लान को खारिज कर दिया। ऐसे में रेस्क्यू टीम के पास केवल मात्र एक ही अंतिम प्लान बचा था कि वो बच्चों को डाइव करा के ही बाहर लाएं। लेकिन उनमें से किसी भी बच्चे के पास डाइविंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो बच्चे इतने दिन तक समय तो गुजार लिए थे केव के अंदर, लेकिन उनके पास इतनी मानसिक और शारीरिक क्षमता बची नहीं थी कि उन्हें वहां पर डाइविंग सिखाया जाए और वो डाइव करके बाढ़ से भरी गुफा को पार करके बाहर आ सकें। इतनी दूरी तक जीरो विजिबिलिटी में एक्सपर्ट केव डाइवर्स को जाने में काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। 120 मिलियन लीटर पंप के द्वारा पानी निकाला जा चुका था, फिर भी कहीं कहीं पर पानी खचाखच भरा था। कहीं कहीं पर तो 50 फीट गहराई तक पानी भरा था और कहीं कहीं पर केव की चौड़ाई मात्र 2 फीट ही थी, जहां से निकलना बेहद मुश्किल था। इसी बीच सैकड़ों केव डाइवर्स खाना, पानी और ऑक्सीजन लगातार बच्चों तक पहुंचाए जा रहे थे। 6 जुलाई के दिन एक फार्मर ने भी सील डाइवर सैमन गुना डेली रूटीन की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करने जा रहे थे। बीच में ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से बेहोश हो गए। उनके पास से गुजरता हुआ एक केव डाइवर उनको पानी से बाहर निकाला और उनको बचाने की लाख कोशिश किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। इस मौत ने इस रेस्क्यू मिशन के खतरे को उजागर कर दिया। सैमन गुना एक हेल्दी और फिट केव डाइवर। सैमन गुना ने
डाइविंग में कई बार थाईलैंड को रिप्रेजेंट किया था। उनकी मौत के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट केव डाइवर्स की मौत हो सकती है, तो ये बच्चे तो कभी डाइविंग किए ही नहीं है, कैसे इनको डाइव कराकर केव के बाहर लाया जा सकता है, बच्चों की जान जा सकती है। अब सभी ऑप्शन को साइड में रखकर ब्रिटिश केव डाइवर्स टीम ने थाई अथॉरिटीज को एक प्लान सुझाया। उन्होंने बताया कि इस पूरी डाइविंग में बच्चों को बेहोश रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों के कई घंटों तक अंडर वाटर डाइविंग करने के दौरान बच्चे पैनिक हो सकते हैं और उनकी मौत हो सकती है, और उनके साथ लगे हुए स्पेशलिस्ट केव डाइवर को भी जान का खतरा हो सकता है। खतरे को भागते हुए इस प्लान को मंजूरी मिल गई और यह प्लान बनाया गया कि इस पूरी डाइविंग के दौरान बच्चों को बेहोश रखा जाएगा, उनके चेहरे पर एक बड़ा सा ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा और बच्चों के हाथ को बांधकर उन्हें एक हार्नेस में एक डफल बैग की तरह तैयार किया जाएगा और उनके साथ एक एक्सपर्ट केव डाइवर होगा जो उस डफल बैग में लगे हैंडल को पकड़कर बच्चों को बाहर लेकर आएगा। इस तरह एक ऐसा रेस्क्यू मिशन प्लान बनकर तैयार हुआ जो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल था। ये प्लान सफल होगा भी कि नहीं होगा, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं था। अब इस प्लान के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो एक एक्सपर्ट केव डाइवर के अलावा एक बेहतरीन डॉक्टर भी हो। ऐसे ही इंसान ऑस्ट्रेलिया में थे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस। अब डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से संपर्क किया गया और इस प्लान के बारे में बताया गया। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने इस प्लान के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इस प्लान में बच्चों की जान भी जा सकती है। हालांकि इस खतरे को पूरी तरीके से समझ रही थी रेस्क्यू टीम, लेकिन इस प्लान के अलावा अब रेस्क्यू टीम के पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं बचा था। अब ज्यादा वक्त भी नहीं था। 15 दिन गुजर गए थे बच्चों को केव में। इधर मौसम विभाग ने भी सबकी नींदें उड़ा दी। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया कि 10 जुलाई से भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अलावा वहां के लोग भी बताने लगे कि 10 जुलाई से हर साल भारी बारिश शुरू हो जाती है और भारी बरसात के मौसम में ये केव पूरा लबालब भर जाती है और इस दौरान बच्चों को निकालना काफी मुश्किल होगा। रेस्क्यू टीम पर बच्चों को निकालने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब रेस्क्यू टीम के पास मात्र 3 दिन ही बचे थे। इन 3 दिनों में ही बच्चों को बाहर निकालना किसी तरीके से जरूरी था। यदि इन 3 दिनों में बच्चों को बाहर नहीं निकाल लिया गया तो ये बच्चे कई महीनों के लिए उस केव में फंस जाएंगे। 8 जुलाई को दुनिया का मोस्ट डेंजरस डेयरिंग रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया। इस रेस्क्यू मिशन से डॉक्टर रिचर्ड हैरिस भी जुड़ गए। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस केव से होते हुए बच्चों तक पहुंच गए। बच्चों के वेट, एज और बॉडी कैपेबिलिटी के अनुसार बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करने लगे। प्लान में हर एक बच्चे के साथ एक एक्सपर्ट केव डाइवर्स को लगाया जाएगा। इनमें सबसे अहम भूमिका जॉन वेलेंथन, रिक इंस्टंटन, जेस मेलिंसन और क्रिस जूल नाम के 4 ब्रिटिश डाइवर्स की थी। बच्चों के बेहोश होने के कारण बच्चों की सारी जिम्मेदारी इन केव डाइवर्स की ही थी। बच्चों को संभालने के अलावा केव डाइवर्स को एक गाइड रोप को भी फॉलो करके रखना था। केव में अंधेरे और मटमैले पानी की वजह से विजिबिलिटी एकदम 0 थी, जिसकी वजह से पूरा रास्ता एक रस्सी को पकड़कर तय करना था। यदि रस्सी हाथ से छूट जाती तो केव डाइवर्स बच्चों को लेकर केव में गुम हो जाते और उन्हें केव के बाहर पहुंचना आसान नहीं होता। इसके अलावा उन्हें यह भी ध्यान रखना था कि कहीं बीच सफर में बच्चे होश में ना आ जाएं, जिसके लिए उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन भी देना पड़ सकता था।
जहां हर बच्चे के साथ मोस्ट एक्सपीरियंस डाइवर मौजूद थे, वहीं बीच बीच में पॉइंट पर एक्सपर्ट और सपोर्ट टीम को भी तैयार किया गया था। इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में केव डाइवर्स बच्चों को लेकर चेंबर 3 तक पहुंचेंगे। इसके बाद बच्चों को एक सपोर्ट टीम लेकर केव के बाहर जाएगी। अब सारी अनिश्चितताओं के बीच 8 जुलाई के दिन पहला रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया। 4 एक्सपर्ट केव डाइवर्स निश्चित दूरी बनाकर 4 बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगे। इस बेहद खतरनाक रेस्क्यू भरी खबर को पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही थी। ये चारों केव डाइवर्स अपने अपने बच्चों को लेकर सावधानी पूर्वक रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह रेस्क्यू इतना मुश्किलों से भरा हुआ था कि कहीं पर तो केव की चौड़ाई इतनी कम थी, स्पेस इतना कम था कि वहां से केवल अकेला इंसान ही बाहर निकल सकता है। अब वहां पर ये एक्सपर्ट केव डाइवर्स अलग अलग करके बच्चों को और अपने आप को निकालते थे। कहीं कहीं पर तो ऑक्सीजन सिलेंडर को भी खोलना पड़ता था। कई घंटों तक अंडर वाटर डाइविंग और भारी मुश्किलों का सामना करते हुए ये चारों स्पेशलिस्ट केव डाइवर एक एक बच्चों को लेकर चेंबर 3 तक पहुंचते हैं। अब यहां से मिशन का दूसरा पार्ट शुरू होता है। वहां उपस्थित सपोर्ट टीम इन 4 बच्चों को लेकर केव के बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। केव के एंट्रेंस पॉइंट पर जैसे ही एक एक करके 4 बच्चे सपोर्ट टीम के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, वहां पर मौजूद हजारों लोगों की आंखें जगमगा उठती हैं। वहां पर उपस्थित बच्चों के मां बाप की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित किसी को भी उन चारों बच्चों को देखने नहीं दिया जाता है। तुरंत वहां पर उपस्थित टीम चारों बच्चों को लेकर फॉरेन हॉस्पिटल पहुंच जाती है ताकि बच्चों को अच्छी तरीके की स्पेशल कंडीशन मौजूद की जा सके। अब अगले दिन 9 जुलाई को सेम प्रोसेस रिपीट किया गया। 4 बच्चों को एक्सपर्ट केव डाइवर्स के द्वारा पहले चेंबर 3 तक लाया गया। फिर वहां मौजूद सपोर्ट टीम उन चारों बच्चों को केव के बाहर लाई। इसके बाद फिर केव के बाहर मौजूद टीम उन चारों बच्चों को फॉरेन हॉस्पिटल लेकर चली गई। इस तरीके से अब तक 8 बच्चों की जान को बचाया जा चुका था। लेकिन अब 10 जुलाई का दिन आ चुका था। इस दिन भारी डर थी क्योंकि इस दिन हो सकता है मौसम करवट ले ले और भारी बारिश की संभावना थी। अब हुआ यूं कि वहां पर मौजूद डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने 4 बच्चों और एक असिस्टेंट कोच इन 5 लोगों को एक साथ बेहोशी का इंजेक्शन दिया और वहां पर मौजूद 5 एक्सपर्ट केव डाइवर्स इन 5 को 4 बच्चों और एक असिस्टेंट कोच को लेकर आगे बढ़ने लगे। बीच में कई मुश्किलें आई। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक केव डाइवर्स रस्सी को छोड़ दिया, छूट गई रस्सी और कुछ और पकड़ लिया, केबल पकड़ लिया और उसको पकड़कर किसी दूसरी सुरंग की तरफ जाने लगा। लेकिन संजोग उसे याद आया, मुड़कर देखा तो वो फिर पीछे ही जा रहा था। अब फिर से वो रस्सी को आकर पकड़ता है और फिर से केव के आगे बढ़ने लगता है। ये लोग 5 को लेकर चेंबर 3 के पास पहुंचते हैं। अब चेंबर 3 के पास उपस्थित सपोर्ट टीम इन 5 को लेकर केव के बाहर पहुंचती है और फिर से ये टीम इन 5 लोगों को फॉरेन हॉस्पिटल पहुंचा देती है। इस तरीके से दुनिया का मोस्ट डेंजरस डेयरिंग प्लान रेस्क्यू मिशन सफल हुआ और 13 लोगों की 12 बच्चे और एक असिस्टेंट कोच की जान सफलतापूर्वक बचाई जा चुकी थी। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस रेस्क्यू मिशन में जो एक केव डाइवर्स थे जिनका नाम था सैमन गुना, जिनकी जान जा चुकी थी, उनका एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराता हुआ स्टैच्यू केव के एंट्रेंस पॉइंट पर बना दिया गया।
दोस्तों इस तरीके से ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।